हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 9 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो ये भी हाल ही में कंप्लीट हुआ चिनाब नदी पर। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। और इसी का जो आर्क है, आर्क मतलब कि इस आकार की आकृति में जो आप देख रहे हैं, यही आर्क जो कि बन करके कंप्लीट हो गया है, इसी के ऊपर मतलब कि इस छोर से इस छोर तक ट्रेन का ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे कि ट्रेन चलाई जाएंगी। मतलब कि पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर को ये जोड़ेगा। तो भारत के इंजीनियर ने बहुत ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस पुल की हम कुछ खासियत जान लेते हैं। जैसे कि पहला तो ये है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। और इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1315 मीटर। इसके अलावा आप लोगों ने दुनिया के 7 अजूबों में पेरिस के आईफिल टावर के बारे में सुना होगा। तो इस आईफिल टावर से भी ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 35 मीटर। ये उससे भी ऊंचा है। और इस पुल की खासियत क्या है? तो देखिए, इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यदि इससे 266 किलोमीटर प्रति घंटे की भी स्पीड से यदि हवा टकराती है तो ये इस पुल को हिला भी नहीं सकेगी। इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा ये भी इसमें टेस्ट कर लिया गया है कि यदि आतंकवादियों के द्वारा मान लीजिए इसमें कोई बम ब्लास्ट भी किया जाता है तो इस पर कोई असर नहीं होना है। और भूकंप के झटकों को भी ये सहन कर सकती है, इस पर इसका कोई असर नहीं होना है। इसके अलावा भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पुल को अल्ट्रासोनिक मशीन से, मतलब कि इसकी बेल्डिंग है जो अल्ट्रासोनिक मशीन से चेक की गई है, ताकि यहाँ कोई कमी न रह गई हो। तो इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये पुल बनकर तैयार होने वाला है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। और इसी का आर्क अब बनकर के कंप्लीट हो गया है, जो कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि कटरा को कश्मीर से जोड़ेगा। अब यदि हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो भारत में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से इसका उद्गम होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो निर्माण है ये 2 नदी तंत्र से होता है। कौन कौन सी नदी है मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक है चंद्र, दूसरी है भागा, चंद्रभागा रिवर। इन दोनों के ही मिलने से इस चिनाब नदी का उद्गम होता है। और वैसे हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो इसे चंद्रभागा नदी के नाम से ही जाना जाता है। और यही नदी आगे बहती हुई पाकिस्तान में जा करके सिंधु नदी से आकर के मिल जाती है। लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पहले भी इसमें कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे कि झेलम, रावी, व्यास और सतलज। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेटेड है जो कि चर्चे में रहा है? तो ये रिलेटेड है नासा से, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब ये है क्या? इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर मिशन परसीवरेंस भेजा गया है। परसीवरेंस, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो गाड़ी की तरह चलता फिरता आप लोगों को दिख रहा है ये रोवर, इसकी खास बात यह है कि ये मंगल ग्रह पर खुद से ऑक्सीजन भी बनाएगा। इसमें काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं आसपास के नज़ारों को दिखाने के लिए। ये खुद से ऑडियो भी रिकॉर्ड करेगा, मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके ये खुद से पृथ्वी पर भेजेगा भी। और इसमें एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है। और यही हेलीकॉप्टर है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। यह आप लोगों को बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है ये है मात्र 0.49 मीटर। और इसका जो एरिया है, मतलब कि इसका जो क्षेत्र है, ये है मात्र 1.2 मीटर। तो आप लोगों ने जैसा ड्रोन देखा होगा तो सेम आप कह सकते हैं ड्रोन की तरह ही है, लेकिन इसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, जो कि अब इस रोवर से निकल करके यहाँ की ज़मीन पर लैंड कर गया है, जो कि आसपास के लोकेशन को देखेगा। और इससे जो भी सैंपल मिलेंगे वो यहाँ की स्पेस एजेंसी है, जो मतलब कि नासा के द्वारा भेजा गया है, तो नासा को ये वहाँ की सारी लोकेशन दिखाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन भी भेज सकेगा। और ये उड़ान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर चलने वाली ये पहली वायुमंडलीय उड़ान थी, जो कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई। इस हेलीकॉप्टर का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, जो कि परसीवरेंस रोवर का ही एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है? तो ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। अब ये है क्या? तो DRDO ने शत्रुओं की मिसाइलों से
मतलब कि शत्रुओं के मिसाइल हमले से जो 9 सैन्य पोत हैं इनकी रक्षा के लिए इस शाफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। यदि हम बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जिससे कि शत्रुओं की जो राडार है, राडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो शत्रुओं की राडार से जो नौसेना के पोत हैं इनकी रक्षा करने में मदद मिल सकेगी। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ये पूरी दुनिया में किया जाता है और इसे ही डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। DRDO का मोटो क्या है? तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में DRDO के द्वारा CRPF के जवानों के लिए, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप की गई और इसका नाम क्या रखा गया है? रक्षिता। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स के अरबपतियों के लिस्ट में कौन सबसे ऊपर है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है इसमें सबसे ऊपर है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। अच्छा, फोर्ब्स ने ये जो लिस्ट जारी की है इसमें रिकॉर्ड तोड़, मतलब कि इस साल 2021 में अरबपतियों की सूची में 2755 अरबपति शामिल हैं पूरी दुनिया से, जिसमें कि $177 बिलियन की संपत्ति के साथ लगातार चौथे वर्ष टॉप पर बने हुए हैं जेफ बेजोस। जबकि जो एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, ये इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पर। अच्छा, भारत की तरफ से कौन टॉप पर हैं? तो ये है मुकेश अंबानी जी। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 10वीं। ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स ने जारी की है। फोर्ब्स जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में, मतलब कि हाल ही में, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है? तो ये भी हाल ही में तय की गई है 4%। अब ये है क्या? तो सबसे पहले आप जान लीजिए मौद्रिक नीति समिति के बारे में। इसे आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में इसी MPC के द्वारा भारत की जो महंगाई दर है यानी कि मुद्रास्फीति, ये कितनी तय की गई है? 4%। ये +-2 हो सकती है। तो सबसे पहले हम MPC के बारे में ही जानेंगे। तो MPC जो है ये RBI के अंतर्गत ही कार्य करता है। ये लाया कब गया था? तो ये 2016 में लाया गया था RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की सिफारिश पर। तो ये तय क्या करती है? MPC का मेन कार्य है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और भारत में महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति कितनी होगी ये तय करना। इसमें यदि देखा जाए तो कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 3 होते हैं RBI के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसी समिति के द्वारा पहले तो जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है ये 4% तय किया गया और इसी के द्वारा अब रेपो रेट ये तय किया गया है 4%। और भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि रेपो रेट 4% रहेगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35 रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CRR और SLR के बारे में। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यहाँ CRR ये निर्धारित किया गया 3%। कहने का मतलब है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, जिसमें कि आप पैसे जमा करते हैं, तो इन कॉमर्शियल बैंकों को, मतलब कि इनके पास जितना भी पैसा है उसका 3% इन्हें RBI के पास जमा करना होगा। मान लीजिए इन बैंकों के पास 1000 रुपये है, CRR निर्धारित किया गया है 3%, तो इस 1000 का 3% आप निकाल लीजिए तो कितना होता है? 30 रुपये। इन बैंकों को 30 रुपये जमा करना होगा RBI के पास। अब यदि हम बात करें SLR की, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की, कहने का मतलब है कि इन बैंकों के पास जितना भी पैसा होगा उसका 18%, क्योंकि SLR ये 18% निर्धारित किया गया है, ये अपने पास रखना होगा। तो आप निकाल लीजिए, मान लीजिए इन बैंकों के पास 1000 रुपये है, किसी भी एक बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1000 रुपये है, SLR निर्धारित किया गया 18%, तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो ये कितना बनता है? 180 रुपये। तो 180 रुपये ये बैंक अपने पास रखेंगे और इसका जो 3% है, जो भी XYZ अमाउंट है, इसका 18% खुद के पास रखना है और 3% ये RBI के पास जमा कराना होता है। यही है SLR और CRR। अब हम जान लेते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट ये भी एकदम सिंपल है कि जिस दर पर जो RBI है, RBI बैंकों का बैंक है, ये जिस दर पर कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है यही कहलाता है रेपो रेट। ये कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, इसके बाद यहाँ से हम भी तो लोन लेते हैं,
तो आरबीआई ये 4% के दर से इन कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगा। ये रेट रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट की यदि हम बात करें तो जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना धन आरबीआई के पास जमा कराता है, जैसे कि हमने अपना पैसा किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराया है तो हमें भी तो ब्याज मिलता है, वैसे ही जो कॉमर्शियल बैंक है ये आरबीआई के पास जब अपना धन जमा कराती हैं तो इस पर जो उन्हें ब्याज मिलता है, मतलब कि जिस दर पर आरबीआई इन्हें ब्याज देती है, ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि रखा गया है 3.35%। तो यहाँ से 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब रह गया है बैंक रेट। बैंक रेट वही है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें इंटरेस्ट रेट ये ज़्यादा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। वीवो की यदि हम बात करें तो एक चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसके फाउंडर है शेन वेई। हेडक्वार्टर इसका चाइना में स्थित है। यदि हम बात करें विराट कोहली की तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो महेंद्र सिंह धोनी ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? रेड बस के। ऋषभ पंत तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के। हरभजन सिंह तो इन्हें कुछ समय पहले ही ई बाइक गो इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध अभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा लगाया गया है। श्रीलंका में जो पाम ऑयल का इम्पोर्ट है ये कहाँ से होता था? ये वैसे तो मलेशिया और इंडोनेशिया से होता था, लेकिन अब श्रीलंका का कहना है कि ये पाम ऑयल को अपने देश में नहीं मंगाएगा। क्यों नहीं मंगाएगा? इसका कहना है कि ये जो पाम ऑयल है ये यहाँ की जनता के हेल्थ के लिए सही नहीं है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो चाइना है, चाइना के द्वारा भी ताइवान का जो पाइनएप्पल है इस पर बैन लगाया गया था कि यहाँ की जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। इसके बाद फिर ताइवान ने क्या किया था? फ्री पाइनएप्पल मूवमेंट भी चलाया था। हालांकि वो अलग मैटर है, लेकिन अब श्रीलंका ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने देश में पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और यहाँ के किसानों से कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो कोकोनट ऑयल है, यानी कि जो नारियल का तेल है, आप इसका उत्पादन करिए। अच्छा, ये जो पाम ऑयल होते हैं इसका इस्तेमाल किया कहाँ जाता है? तो साबुन बनाने में, बेकरी में, पशु चारे में, या चिप्स वगैरह आप कह सकते हैं। एक तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ भी पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। आप लोगों को यदि याद होगा तो इसी कोलंबो पोर्ट पर, मतलब कि वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के जो निर्माण का टेंडर है ये दिया गया है भारत को। एग्जीक्यूटिव कैपिटल अभी मैंने बताई है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों ही भाई भाई हैं। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, और इसी पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाली दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? श्यामला गोली। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर बुर्के को बैन किया गया था। इसके बाद ऐसा ही फैसला श्रीलंका के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी करता है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में इसने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, मतलब कि भारत तेज़ गति से विकास करेगा। साथ ही अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें इसने भारत की जो GDP वृद्धि दर है ये 12.5% रहने का अनुमान लगाया है। यदि हम बात करें IMF की तो इसकी जो स्थापना है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा की गई थी। जो भी युद्धग्रस्त देश थे उनके पुनर्निर्माण में सहायता के लिए 1945 में स्थापना की गई थी और भारत इसका तब से सदस्य है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अलावा ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। अच्छा, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था। इसका नाम क्या है? डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसमें कि टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 63। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली के द्वारा की गई है। लैब ऑन व्हील्स सिंपल सा मतलब है कि चलता फिरता लैब, जो कि आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है। ये जो लैब है इसमें कि 17 कंप्यूटर, 2 बड़े टीवी, एक 3D प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इन सभी सुविधाओं से लैस होगा ये चलता फिरता लैब, जो कि दिल्ली में कई इलाकों में घूमेगा। इसी की शुरुआत की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा।
और यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल से रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इस सुविधा की शुरुआत शायद ये लास्ट ईयर ही की गई थी, और अब दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है लैब ऑन व्हील्स की। यदि हम बात करें दिल्ली की, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण नीति शुरू की गई, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला यूटी बन गया है। और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए यहाँ अभी हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई। और क्या शुरू किया गया है, तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ऑड इवन के बारे में आप सभी जानते ही हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं? तो ये नई सरकार बनाने जा रहे हैं इजराइल में। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रूवन रिवलिन, इन्होंने यहाँ फिर से इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू ये 4 बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो यदि हम बात करें इजराइल की, तो देखिए कल जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि इजराइल की जो आबादी है, मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है ये ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है। और यहाँ जब चुनाव होते हैं, जैसे कि भारत में जो संसद है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही यहाँ की जो संसद है, यहाँ 120 सीटें हैं। और यहाँ पूर्ण बहुमत के लिए, मतलब कि अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 61, आधे से एक ज़्यादा 61 सीटें होना कंपलसरी है। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक यहाँ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो 4 बार बेंजामिन नेतन्याहू ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो देखिए खुद के दम पर नहीं बने हैं, इन्होंने भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। और इजराइल की यदि हम बात करें तो यहाँ की आबादी 1 करोड़ से तो कम है, लेकिन यहाँ बच्चे भी रहते हैं, हर कोई तो मतदान नहीं करता। 1 करोड़ में यदि देखा जाए तो लगभग 40 से 42 लाख लोग यहाँ मतदान करते हैं। और इस 1 करोड़ की आबादी में, मतलब कि इस देश में 30 से 35, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, कई जगह अलग अलग डेटा लिखा हुआ है, 30 से 35 यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो कि चुनावों में उतरती हैं। तो किसी भी पार्टी को यहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तो बेंजामिन नेतन्याहू 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद इन्हें अब फिर से यहाँ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इजराइल की कैपिटल है येरूशलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये तो आप लोगों ने जान लिए हैं। आसपास की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो इसकी जो सीमा है ये लग रही है भूमध्य सागर से, यानी कि मेडिटेरियन सी से। अच्छा, एग्जाम में भी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जॉर्डन की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है? तो इसकी सीमा नहीं लगती, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच एक सागर है जिसका नाम है डेड सागर। और ये जो आप देख रहे हैं गोलन हाइट्स, जिस पर इजराइल और सीरिया के बीच में काफ़ी लंबा विवाद चलता आ रहा है, इसी गोलन हाइट से निकलती है एक रिवर जिसका नाम है जॉर्डन रिवर, जो कि बहती हुई आती हुई इसी डेड सी में आकर के मिल जाती है। जॉर्डन रिवर के जो वेस्ट का एरिया है ये कहलाता है वेस्ट बैंक, ईस्ट का एरिया ये कहलाता है ईस्ट बैंक। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर सुशील चंद्र था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।